नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसी वर्डिक्ट दी जिसको मुझे लगता है देश के प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कुछ बोलता है, जिसके लिए कोई बोलता है, जिसको कुछ सुनाया जाता है, जिसको बुरा लगता है, हेट स्पीचेस की कैटेगरी में आता है। हमने सबने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर इंशाल्लाह टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाए गए। हमारे देश के अंदर सीएए के दौरान जो हुआ, फिर कहा गया कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। फिर ये भी कहा गया कि अगर ये ना हटे तो हम भी प्रदर्शन करेंगे। अब जिस समय कोरोना चल रहा था, कोरोना के टाइम पर एक कोरोना जिहाद चला और कोरोना जिहाद में निज़ामुद्दीन में जो जो चल रहा था और पूरे देश में चल रहा था, उसमें फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो अल्लाह के विरुद्ध एक्टिविटी है, ये काम गलत है। और फिर उसको लेकर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर भी टिप्पणियां करनी शुरू करी लोगों ने। जब प्रॉफिट मोहम्मद पर टिप्पणियां करनी शुरू करी तो सरतन से जुदा होना शुरू हो गया। इसी प्रकार से सुदर्शन टीवी ने कई एक वो चलाए, मतलब उन्होंने लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, लव जिहाद, ऐसे कई एक एपिसोड चलाए। बड़ी हिम्मत से उन्होंने चलाया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन बाद में उत्तराखंड में कुछ स्टेटमेंट आए। उन स्टेटमेंटों में हम सबको पता है कि जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र त्यागी जी, जिनको मुस्लिम से वो हिंदू बने थे, और उसके अतिरिक्त डासना वाले और बहुत लोगों ने सीधी सीधी स्पीचेस देनी शुरू कर दी और बताया कि भाई देश में क्या चल रहा है और मोहम्मदन क्या करना चाहता है, देश को कैसे बर्बाद करना चाहता है और क्या करना चाहता है। ये सारे प्रकरण भारत में चले। अब उसमें उत्तराखंड वाले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव को मुकदमा लिखना चाहिए, जुडिशरी को, मतलब उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब केंद्रीय मंत्रियों ने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिया। अनुराग ठाकुर ने स्टेटमेंट दे दिया। उधर अभी कपिल मिश्रा दिल्ली में तो मंत्री हैं, लेकिन उस समय वो भाजपा नेता हुआ करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जाके, जहां पर शाहीन बाग बना हुआ था। और ऐसे करके राणे ने स्टेटमेंट दे दिया। मतलब ये स्टेटमेंट कोई यहाँ से नहीं आए, ये स्टेटमेंट दूसरी जगहों से भी आने शुरू हो गए, मतलब हेट स्पीचेस के मामले में। और स्टेटमेंट आने शुरू हुए, जैसे मैं बताऊं आपको कि नीतीश राणे ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया 2024 में। उन्होंने, ऐसे कई लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए एमपीज ने, मिनिस्टर्स ने, नीतीश राणे ने और बाकी देश की जो बड़ी फैटर्निटीज़ हैं, बड़े प्रोनाउंस्ड नाम हैं टीवी चैनल्स, उन्होंने सबने डिबेट शुरू कर दी कि भाई कन्हैया कुमार की हत्या ठीक है कि नहीं है। जेएनयू में लग रहे नारे कितने गलत हैं। अगर वो दे सकते हैं, वो देवी देवताओं के लिए ऐसा कह सकते हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए भी कहा जा सकता है। अगर देश में वो माइनॉरिटी हैं तो क्या मेजॉरिटी के ऊपर अत्याचार करेंगे? ऐसे बहुत सारे मैटर सामने आने शुरू हो गए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी 23 पिटीशन, 23 या उससे ज़्यादा पिटीशनें सब क्लब होकर आई। कुछ तो पीआईएल थी, कुछ रिट पिटीशनें थीं, कुछ एसएलपीज फाइल हुई, कुछ अपीलें फाइल हुई। कुल मिलाकर उनको 4 कैटेगरी में रखा गया कि वो रिट है, कि पीआईएल है, कि वो एसएलपी है, या वो अपील में आई है। और कुछ सू मोटो भी कोर्ट ने संज्ञान लेने शुरू किए। ये सारी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आकर बंच हो गए। देश भर में हुए थे, अलग अलग हाई कोर्टों में हुए थे, अलग अलग राज्यों में हुए थे। तो अब जो हेट स्पीच की डेफिनेशन है उस पर सवाल खड़ा हुआ। 3-4 इशू बने, जिन इशू के विषय में मुझे लगता है कि देश को पता होना चाहिए कि आखिर इशू क्या बने। वो उन इशू में सोशल मीडिया पर अगर कोई कुछ कहता है तो क्या है, सोशल मीडिया पर क्या वो कहा जा सकता है या कहना चाहिए, या सोशल मीडिया पर ट्विटर, एक्स हैंडल, ये इन सब पर क्या होना चाहिए। अब इन मामलों में अश्विनी उपाध्याय जी की भी एक पीआईएल थी, तो अश्विनी उपाध्याय जी का नाम आया, मतलब अश्विनी उपाध्याय एंड अदर्स। अब वो 23 को क्लब करके कोई एक सिंगल नाम रखा जाता तो अश्विनी कुमार उपाध्याय का नाम आया। इसमें बृंदा खरातवाला
मामला भी था जिसमें वो एफआईआर करवाने गई थी अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के खिलाफ। इसमें सकल हिंदू समाज का भी मामला था, जिन्होंने सकल हिंदू समाज ने आह्वान कर दिए थे। इसमें एमिकस क्यूरी के रूप में संजय हेगड़े जी को रखा गया कि भाई आप इसमें कुछ खोज कर लाइए, और ये विषय सामने आ गए। अब सवाल इसमें ये था कि जो इशू बने वो इशू क्या क्या बने। पहला मतलब इश्यूज 4 इशू कोर्ट ने बनाए हैं। पहला इशू बनाया था जुडिशियल पावर को लेकर। क्या जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि जहां कानून नहीं है, जिसका प्रावधान नहीं है, उस पर वो कानून बना दे? तो जुडिशियल ओवर रीच पर सवाल था। क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर? क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीचेस पर एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ जजेस ने, मतलब उस समय के जजेस ने ये कहा था ये हेट स्पीच देश को तोड़ने वाली है, ये देश के विरुद्ध है, और ये ब्ला 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 ब्ला, और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला। लेकिन कानून है क्या, ये सवाल सामने आया। तो सब कोर्ट के सामने ये सवाल था, जुडिशियल पावर ओवर रीच हो सकती है क्या? तब सुप्रीम कोर्ट ने, आज मैं इन एक एक इशू को डिस्कस करते चलता हूं क्योंकि ये लैंडमार्क रूलिंग है, 125 पेज की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, सेपरेशन ऑफ पावर है, और सेपरेशन ऑफ पावर में कानून बनाने की जिम्मेदारी लेजिस्लेशन की है, हमारी नहीं, और एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं। और अब अगर उसमें ऐसा कुछ गैप आता है, मतलब जुडिशरी में गैप आता है, तो हम केवल इतना काम कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं सरकार को, हम लिख सकते हैं उनको कि भाई इस पर और कानून की आवश्यकता है, हम कानून बनाने में सक्षम नहीं हैं, और एग्जिस्टिंग कानूनों को लेजिस्लेशन ही अपना करेगा। दूसरा प्रश्न उनके सामने यह आया था, क्या एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ है, क्या लॉ सफिशिएंट है कि वो डील कर सके इस तरह की सिचुएशंस को। आज का बीएनएस या उस समय का आईपीसी, अब बीएनएस के करस्पॉन्डिंग धाराओं को, चूंकि वो मामला उस समय आईपीसी लागू था, तो 153A, 153B, 295, 505 ये क्रिमिनल एक्ट्स प्रमोशन एनिमिटी और आउटरीचिंग फीलिंग को लेकर हैं। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त कानून हमारे पास हैं, इंडियन पिनल कोड में या बीएनएस में पर्याप्त कानून है, सीआरपीसी के तहत या बीएनएसएस के तहत हमारे पास इतने कानून हैं कि हम उस पर काम कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कोई लेजिस्लेटिव वैक्यूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है, फ्रेम अब कैपेबल उसको कैसे एड्रेस किया जाता है ये सवाल है। ये इसका कोई मेरे पास, मुझे लगता है उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस, बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब हैं और सफिशिएंट हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ता। अब सवाल कोर्ट के सामने आया था प्रोसीजरल रेमेडीज क्या हो। तीसरा इशू, प्रोसीजरल रेमेडी में 2 इशू आए थे। एक इशू, और वो मैं बताऊंगा कि कैसे आया था, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट यहां पर कोड किया गया, और उसके बाद के जजमेंट भी यहां कोड किए गए, और रूट प्रॉब्लम्स की बात कही गई। बात यहां पर आती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई हेट स्पीच दी है, तो फिर, और वो मिनिस्टर है, मतलब केंद्रीय मंत्री है, तो केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई भी मुकदमा लिखने से पहले सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। केंद्रीय मंत्री है तो प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ती है, और अगर राज्य का मंत्री है या विधायक या वो है तो फिर उसको गवर्नर से अनुमति लेनी पड़ती। उनके खिलाफ तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि सरकार अनुमति ना दे दे। अब सरकार अनुमति ना दे दे तो 2 प्रश्न आते हैं, क्या कॉग्निजेंस लेने के लिए अनुमति की आवश्यकता है या फिर एफआईआर लिखने के लिए? और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि देखो, एफआईआर लिखने के लिए किसी भी तरह के कॉग्निजेंस की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी तरह के रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं होती। ये जो एफआईआर है, इस पर कई बार ललिता कुमारी का जजमेंट पहले आ चुका है कि आपके पास अगर कोई मामला आता है और आपको लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप उसका मुकदमा लिखिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए। हाँ, वो अलग बात है क्योंकि कॉग्निजेंस लेने के लिए आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, आप उसको पकड़ नहीं, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बना सकते हो। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आप कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट के सामने अब सवाल आता है कि उसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस बात से क्लैरिटी उन्होंने करी कि एफआईआर लिखने के लिए किसी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन
सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होती। और इस बात को आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की सेक्शन 6 में संशोधन कर दिया था और यह कहा था कि किसी भी केंद्रीय अधिकारी के खिलाफ मुकदमा लिखने, एफआईआर करने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि देखिए ये अवैधानिक है। कोई भी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अगर कोई करप्शन हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कोई ओवररीच हुई है, कोई पावर का मिसयूज हुआ है, कुछ मिसलिनियस हुआ, ऐसी पोजीशन में एफआईआर लिखने के लिए जो आपने प्रतिबंध लगा दिया है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, मतलब सीबीआई वाले में, तो फिर ये वैध नहीं। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात तो मान सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यहां आज फिर से उन्होंने अश्विनी उपाध्याय वर्सेस दर्श के केस में साफ तौर पर कहा कि भाई देखो, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला है। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर आपके पास मैटर आता है और आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस लगता है तो आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और आप एफआईआर, अब वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही एफआईआर दर्ज करने वाले फिर 3 जजेस की बेंच में गया तो उन्होंने कहा एफआईआर सीधी दर्ज करनी चाहिए या पहले एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके ये देख लो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ऑफेंस हुआ है तो ही प्रोसीडिंग आगे बढ़ाओ, अदरवाइज जो आपके पास एप्लीकेशन आई उसकी क्लोजर रिपोर्ट लगा दो। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा। ललिता कुमारी में कुल मिलाकर थोड़ा सा संशोधन किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर प्रोसीजरल मैकेनिज्म ये है कि अगर एफआईआर नहीं दर्ज होती है पुलिस के पास, पुलिस नहीं करती, तो फिर आपके पास आला अधिकारियों के पास सूचना देने की बात आती है और सेक्शन 156(3) यानी कि जुडिशियल एफआईआर, यानी कि जुडिशरी के सामने जाइए, मैजिस्ट्रेट देखेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता है, वो ऑर्डर कर देगा और कहेगा कि भाई जाइए और इनके खिलाफ एफआईआर लिखिए। यहां तक 156(3) का ऑर्डर, यानी कि कोर्ट के द्वारा एफआईआर लिखने तक के ऑर्डर में किसी प्रकार के सैंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भले ही उस व्यक्ति के खिलाफ, उस मिनिस्टर के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, भले ही उसके खिलाफ कॉग्निजेंट सैंक्शन की बात कही गई हो, लेकिन एफआईआर में कोई नहीं। एफआईआर के रिपोर्ट, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करिए, रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट सैंक्शन अधिकारी के पास भेजिए, सैंक्शन अधिकारी सैंक्शन करना चाहेगा तो करेगा और नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाएगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाकर उसको लगेगा कि पुलिस की जो रिपोर्ट है उससे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैच करती है तो वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर देगा, नहीं तो प्रोसिक्यूशन डिनाई कर देगा और कहेगा हमारी रिपोर्ट दूसरी आ रही है, आप इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है। इतनी सी बात। अब ये जो उसने डिनाई किया इसको फिर चैलेंज करते चले जाइए और जो कोई करना है। कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि सेलेक्टिव, डिलेड या इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज का मामला है ये मामला गैप का नहीं है। तो इस मामले में उन्होंने अनुराग ठाकुर और बाकी के खिलाफ उन्होंने कहा अगर एफआईआर, मतलब को हुआ क्या था, बिंदा करात ने एफआईआर दर्ज करवाई कि ये गोली मारो सालों को, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये जो है वो गलत हो गया, ये हेट स्पीच। मैजिस्ट्रेट ने, पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दी, मैजिस्ट्रेट के पास ये लोग गए, मैजिस्ट्रेट ने डिनाई कर दिया, बोले मंत्री है, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, बोले मंत्री है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत पड़ती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफआईआर का मामला, इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। अब जो भी मामला फंसेगा वो बाद में फंसेगा, वो कार्रवाई करने के लिए फंसेगा। अब यहां पर कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस का मतलब है कि हर बात में क्या परमादेश जारी किया जाए, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करे, क्योंकि हम सब जानते हैं रिट जुरिडिक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाते हैं और हम कहते हैं कि परमादेश दिया जाए कि इनके खिलाफ ये कर दिया जाए, उनके खिलाफ ये कर दिया जाए, उनको ऐसा कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिस्ट्रेन भी होता है कुछ। जुडिशियल रिस्ट्रेन का मतलब कोर्ट डिक्लाइन टू एज्यूम ए रोल ऑफ कंटिन्यूअस सुपरवाइजरी ओवर एग्जीक्यूटिव फंक्शन। हम भाई देखो परमानेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सुपरवाइज नहीं कर सकते कि आप हर बात में हमारे पास चले आए और हमसे कह रहे हो कि नहीं साहब ये तो इनको ऐसा कह दीजिए, उनको वैसा कह दीजिए, उनको वो कह दीजिए। उन्होंने कहा देखो कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अनुसार एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों की अपनी अपनी लाइन है, हमारी भी अपनी एक लिमिट है। हम किसी भी मामले में मॉनिटरिंग करके एंटिसिपेशन ऑफ डिफॉल्ट वुड ब्लर एग्जीक्यूटिव एंड वर्सेस जुडिशरी। अगर हम बार बार एग्जीक्यूटिव के ऊपर इस तरह का दबाव बनाएंगे, बार बार उनको आदेश करेंगे, बार बार उनसे कहेंगे कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए, हमारी अदालत में आइए, हमें बताइए, तो फिर ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव के बीच में खाई पैदा करता है, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे
पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने बनाकर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास भी आर्टिकल 227 में सेम पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट, नॉट द सुप्रीम, मतलब आर्टिकल 227 गिव्स द हाई कोर्ट, नॉट द सुप्रीम कोर्ट, सुपरिंटेंडेंस ओवर लोकल एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम लगातार किसी को जज करें। ये जो पावर है, ये पावर हाई कोर्ट के पास है 227 में। वो तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम रिट जुडिक्शन वाले वो हैं। अब इन मामलों में बृंदाकरात वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा, कि डिसाइड कर दिया। और कंक्लूजन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लिख निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच करोड्स फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी। भाई देखो, देश में बंधुता का माहौल है और जो डिग्निटी है उसको खराब करता है, और ये फाउंडेशन पिलर्स होते हैं किसी की डिग्निटी मेंटेन करना। उन्होंने कहा कि देखो भाई, इन मामलों में स्टेचुरी अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, उनकी पावर डिले नहीं करनी चाहिए। रजिस्ट्री डायरेक्टेड टू ट्रांसमिट जजमेंट टू ऑल हाई कोर्ट्स। बाद में उन्होंने कहा ये सारे हाई कोर्ट्स को जजमेंट भेज देना चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम के बेसिक फॉर्मूले पर काम करना चाहिए हमें, कि भाई हम सब मिलकर रहें। लेकिन यहां पर उन्होंने, मतलब साफ तौर पर जो आगे कहा, उनमें उन्होंने साफ कर दिया कि देखो भाई, ये मान लीजिए कि ये जो मामले हैं जिनमें आप कह रहे हो कि एग्जीक्यूटिव ने काम नहीं किया, पुलिस ने नहीं लिखा, ऐसा होना चाहिए था, ये हेट स्पीच ये भी है वो भी है, इन सभी मामलों में आप हर बार सुप्रीम कोर्ट के पास मत आइए। ये ललिता कुमारी का वो है, एग्जीक्यूटिव अपनी पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज कर लेगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना लेगी, बाद में आगे बढ़ा देगी। अब कानूनों की कमी नहीं है। लॉ कमीशन ने जो कहा है, लॉ कमीशन को हम सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन हर बात के लिए जुडिशरी नहीं है कि आप हमारे पास चले आए, रिट जुरिडिक्शन में चले आए, हर बार चले आए। मेरे कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से सभी हाई कोर्टों से कहा, या उनको सर्कुलर, मतलब हाई कोर्ट को ट्रांसमिट करने के लिए कहा कि सभी हाई कोर्टों में ये जजमेंट भेज देना चाहिए 125 पेज का। ये मेरा मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हेट स्पीच को लेकर पूरी एक डॉक्ट्रिन डिफाइंड की है 125 पेजेस में, और जो 4 इशू बनाए, उन इश्यूज के जो मुख्य मुद्दे थे वो उन्होंने एनालिटिकली डिसाइड कर दिए हैं। अब ये ना गैप है, ना हम कानून बना सकते हैं, ना हम लेजिस्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम एग्जीक्यूटिव को रोज रोज दबाव बना सकते हैं। ये सब काम हाई कोर्ट के हो सकते हैं। और एफआईआर दर्ज करवाइए, और जो प्रोसीजर है, ना तो कानूनी लैक है, कानूनी लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए सफिशिएंट हमारे पास कानून है। इन पर जैसे प्रोसीजरल चीज़ें चलती हैं वैसे चलाई जा सकती हैं। इसके लिए कोई अलग से न कानून बनाने की आवश्यकता है और ना ही अलग से कुछ डिफाइन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि ये जजमेंट अपने आप में एक कंप्लीट जजमेंट है, और हर एक उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो कि पीआईएल के माध्यम से, या फिर रिट जुरिडिक्शन के माध्यम से, या एसएलपीज या अपील्स, और सबको लेकर हेट स्पीच के एटलीस्ट मामलों में कैसे प्रोसीजरली बिहेव करना है और कैसे नीचे पहुंचना है, इस चीज़ को पूरा इस रूलिंग में डिफाइंड किया है, जो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करने वाले, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, हायर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, या फिर वो सभी लोग जो कि समाज में हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए ये रूलिंग एक लैंडमार्क रूलिंग है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।